हम रेजिस्ट्री कटा कर रहे थे। सेक्शन 11, नो कोर्ट shall try a suit or issue matter directly and substantially issue has been directly and substantially in a former suit between the same parties litigating same title in a court competent to try a subsequent suit and has been heard and finally decided। ठीक है, हैंड एंड फाइनली डिसाइडेड में एक्स पार्टी डिक्री के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? कंसेंट डिक्री होगी, अबेटेड सूट होगा, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर और अपील होगी। तो इनका क्या हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड में क्या माना जाएगा? हम कल टाइटल को हमने शुरू किया था। अब एक एग्जांपल करते हैं हम। सपोज कोई पॉन्ड है, ठीक है, जिसको ए ने लीज पे लेके रखा हुआ है। कोई पॉन्ड है और उस पे जो लेसी है, ए ने गवर्नमेंट से लीज पे लिया हुआ है फॉर 99 ईयर्स। ठीक है, ये बॉन्ड है, सरकार का है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और उसको लीज पे ले लिया है ए ने 99 ईयर्स के लिए। अगर तो इसका कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ हो जाता है, ठीक है, इसको वहाँ से राइट नहीं मिल रहा, इसको यहाँ पे इसके फादर ने लिया था, ठीक है, ग्रैंडफादर ने लिया था, अब इसको डिस्पोजेस कर दिया है और ये कह रहा है कि मेरा 99 ईयर्स का हमारा चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है लीज का जो भी है। तो अगर तो ये गवर्नमेंट पे करेगा, फिर इफ ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट who gives the lease to A, ठीक है, तो इसका टाइटल क्या होगा? यहाँ पे टाइटल क्या बनेगा इसका? लेसी। यहाँ पे इसका टाइटल क्या होगा? लेसी होगा, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, इफ सम थर्ड पर्सन, कोई एक्स वाई जेड कोई थर्ड पर्सन है, इसको डिस्पोजेस कर दे यहाँ से, तो अब यहाँ पे क्या करेगा? ए का जो टाइटल होगा ना, वो एज ए पोजेसरी राइट होगा। यहाँ टाइटल चेंज हो जाएगा इसका, वहाँ पे एज ए लेसी फाइल करेगा गवर्नमेंट पे, और अगर थर्ड पार्टी ने कर दिया तो एज ए पोजेसरी राइट इसका टाइटल हो जाएगा, एज ए पोजेसरी राइट ये सूट फाइल करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिक्टेशन है, ये लिख लो, थोड़ी सी डिक्टेशन लिख लो। द टाइटल बीइंग द लीगल कैपेसिटी with respect to subject matter of the suit the title being the legal capacity with respect to subject matter of the suit, the matter in issue are those grounds or facts on the basis of which the title and the cause of action will be proved in a suit when a party claim a right on the basis of a title, he has to prove as to how did he acquire the title, the process by which he acquired the title is the matter in issue। ठीक है, इसका थोड़ा डिक्टेशन है वो चलो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मतलब क्या है, अगर हम लीगल रिलेशनशिप की बात करें टाइटल के साथ मैटर इन इशू की,
टाइटल जो है ना वो मेन चीज़ है, और जिन फैक्ट के साथ हम उस टाइटल को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, जिन फैक्ट के साथ, दैट इज मैटर इन इशू। ठीक है, जिन फैक्ट के साथ हम टाइटल को प्रूव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो। इज यूज बी क्लेमिंग, ध्यान से समझो इसको, क्लेमिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी in a mortgage the suit is dismissed on the ground that the mortgage could not be proved later. A again use B for possession of the property claiming that he is the owner and being the owner he has a right to possess। ठीक है, राइट टू पोजेशन। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे दो सूट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या रेस्टिट्यूटी कार्ड लगेगी या नहीं लगेगी दूसरे सूट पे? ठीक है, दो सूट है यहाँ पे। इसको एग्जामिन करने के लिए हम समझते हैं, एग्जामिन करते हैं। पहले तो कॉज ऑफ एक्शन देखो। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है सूट का, मैटर इन इशू क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है, एग्जामिन कर लेना हर बारी। रिलीफ, टाइटल, पार्टीज। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट उसका सूट वन की हम बात करते हैं ये। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, ये सूट वन है, ये जो लाइन है, और ये सूट टू वाला है। तो समझते हैं पहले कॉज ऑफ एक्शन क्या है। पहला तो हमारा हमारा सूट वन जो है वो है ए यूज बी
फॉर क्लेमिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए मॉर्गेज। ठीक है, पहला मॉर्गेज वाला, दूसरा क्या है, ए अगेंस्ट यूज बी फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेमिंग दैट ही इज द ओनर। अब दूसरा ये है सूट। ठीक है, फर्स्ट ये वाला है, और इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, मैं क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ये वाला, और दूसरा है ए अगेंस्ट यूज बी फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ही इज द ओनर। अब ये सेकंड है। ये दूसरा हमारा ये वाला सूट है। अब पहले में हम देखते हैं कॉज ऑफ एक्शन। फर्स्ट में कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, राइट टू रिडेम्पशन। उसके बाद राइट क्या था, राइट टू रिडेम्पशन था। मतलब अगर हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ए राइट एंड इन्फ्रिंजमेंट देयर ऑफ, तो उसका क्या कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, उसके पास राइट था रिडेम्पशन कराने का प्रॉपर्टी को। रिडेम्पशन समझते हो ना, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की उसको दोबारा वापस लेना, रिडीम कराना। ठीक है, मैंने आपको, मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से मॉर्गेज करा दी ₹1,00,000 में। अब मैं आपको ₹1,00,000 देके अपना रिडम्पशन वापस ले लूँगा प्रॉपर्टी, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। यही है ना मॉर्गेज। तो उसके पास था राइट टू, जो मैंने मॉर्गेज दी है, तो वैसे भी रूल है कि वन से मॉर्गेज ऑलवेज से मॉर्गेज। मैं जब मर्जी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ, रिडम्पशन करा सकता हूँ। अब यहाँ पे उसके साथ कॉज ऑफ एक्शन किया, उसका राइट टू रिडम्पशन था, और वो राइट जो था वो वायलेट हो गया। ठीक है, वो रिडम्पशन का राइट जो है वो उसकी वायलेशन हो गई है। ये उसका कॉज ऑफ एक्शन है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, इशू मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रॉपर्टी जो है, रिडम्पशन। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर रिडम्पशन होगी ना, या प्रॉपर्टी होगी। जो इशू है, प्रॉपर्टी इन इशू जो है वो सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, मैटर इन इशू क्या होगा, कैसे हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, कौन से फैक्ट के साथ प्रूव करेंगे, कि क्या हम बोलेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पहले चीज़ होगी वेदर देयर वाज ए मॉर्गेज, यही होगा ना, क्या मॉर्गेज थी, वेदर देयर वाज ए मॉर्गेज, यही कहेंगे ना कि मॉर्गेज थी। यही चीज़ें प्रूव करेंगे ना, इन्हीं फैक्ट को प्रूव करेंगे तभी पता लगेगा ना कि वेदर देयर वाज ए मॉर्गेज, कोई मॉर्गेज हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, और मॉर्गेज अगर की हुई है तो वापस लेने का राइट कैसे होता है, कैसे मैं, अगर मैंने आपको 1,00,000 पे अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है, तो मैं कैसे वापस लूँगा अपनी, वापस कैसे लूँगा बताओ। वेदर द अमाउंट इज पेड। अब यही होगा ना, मैंने पहले मॉर्गेज हुई थी या नहीं हुई थी, और मैंने उसका पैसे दिए कि नहीं दिया। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मैं मॉर्गेज वापस नहीं ले सकता। तो यही दो इशू होंगे ना, प्रूव करेंगे अगर प्रॉपर्टी की मॉर्गेज हुई थी और मैंने पेमेंट कर दी है, ये दो इशू प्रूव कर दूंगा तो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाएगी। यही मैटर इशू है ना। और रिलीफ क्या मांग रहा है, रिडम्पशन। रिलीफ क्या मांग रहा है, रिडम्पशन ही मांग रहा है ना, कि रिडीम कर दी, कर दी जाए, तो रिडम्पशन मांग रहा है। अब यहाँ पे टाइटल क्या होगा उसका, मॉर्गेजर। मॉर्गेजर है ना, यहाँ पे पार्टीज कौन सी हैं, ए और बी है यहाँ पे पार्टीज, यही है ना, ए और बी है ना, देखो ए यूज बी, ए और बी पार्टी है ना। अब दूसरे सूट, अब टू की बात करें हम, सूट टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूट टू की बात करते हैं हम यहाँ पे। सूट टू में देखो, अब यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ है, दूसरा सूट है ए अगेंस्ट यूज बी फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेमिंग दैट ही इज द ओनर। अब सूट टू में उसकी क्या कॉज ऑफ एक्शन क्या हो रहा है उसका, कि मेरा राइट टू पोजेशन है, मेरा राइट टू पोजेशन था। ठीक है, बीइंग ओनर मेरा राइट टू पोजेशन था।
और वो मेरा राइट जो है वायलेशन हो गया, वायलेट हो गया, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, उसकी राइट की वायलेशन हो गई है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी, प्रोपराइटर है, प्रॉपर्टी है। सब्जेक्ट मैटर तो क्या प्रॉपर्टी है ना। मैटर इशू, मैटर इशू क्या होगा, कैसे प्रूव करेगा? वेदर ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा, ही वॉज डिसपोजेस्ड, डिसपोजेशन होगी, उसे बाहर निकाल दिया गया। यही करेगा ना, तभी प्रूव करेगा कि मैं इसका मालिक हूँ और मुझे बाहर निकाल दिए, मैं डिसपोजेस कर दिया। तभी कोर्ट में केस लेके आएगा ना। रिलीफ क्या मांग रहा है? पोजेशन मांग रहा है, मुझे पोजेशन मिल जाए, ठीक है। मॉर्गेज में तो हो सकता है पोजेशन उसके पास ही हो। टाइटल क्या होगा यहाँ पे? वहाँ पे मॉर्गेज था, यहाँ पे क्या होगा, टाइटल क्या होगा? ओनरशिप। पार्टीज कौन सी हैं? ए एंड बी है ना। ए अगेंस्ट यूज बी, तो पार्टीज क्या है? ए एंड बी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी सेक्शन 11 की, नो कोर्ट शैल ट्राई अ सूट और इशू मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन ए फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज लिटिगेटिंग सेम टाइटल। अब यहाँ पे क्या, राइट टू रिडेम्पशन और वायलेशन, राइट टू पोजेशन ऑलमोस्ट सेम है, यही हो गया ना। मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इशू, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, रिडेम्पशन, ठीक है। मैटर इशू, रिलीफ, पार्टीज भी सेम है, पर टाइटल सेम है, टाइटल सेम है। टाइटल क्या आ गया यहाँ पे? मॉर्गेजर है, दूसरे में क्या है? ओनरशिप है। तो क्या होगा? नहीं होगी रेसिड्यू कट अप्लाई। इसको कर लो। डिस्टिंक्ट, ठीक है। टाइटल और ओनरशिप डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हो गए हैं, तो क्या होगा? रेसिड्यू कटा अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इस पे लिख लो, ये इस पर मैं डिक्टेशन, इस पे लिख लो, मैं थोड़ा सा ना आपको लिखा देता हूँ क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट है। In the given case, in the two suits, the plaintiff has two different legal capacities as a mortgagor and as an owner. He could have clubbed together the suit pertaining to both these legal capacities in the same suit. That would have been the case of joinder of causes of action, as being a mortgagor and being a owner are two distinct legal capacities with respect to subject matter of the suit, and these two distinct title gives him two different
causes of action, and he is free to file distinct suit with respect to distinct causes of action. No doubt he could join these causes of action, but that would not be a matter of legal duty for him if he files two suits in succession, both based upon the title of ownership, and in one of them he claims the ownership on the ground of being a legal heir on succession, and in the other he claims on the ground of legal legatee. Then in both the suits his title is the same, that is ownership, but the matters in issue are distinct, and he ought to have raised both the matters in issue in the same suit. Here in the second suit, constructive res judicata would apply. Heirship and being a legatee are not title in itself, rather, it is the mean by which the title of ownership is acquired in the case. For example, if a person is a vendee of some property, then with respect to the vendor, in reference to sale, his title may be that of a vendee, but with respect to rest of the world, his title is that of a owner, and the sale is matter in issue. ये मैंने लिख तो दिया, पर इसमें ना काफ़ी गलतियाँ काफ़ी हो रही हैं, तो आप ये चेक कर लेना, ठीक है। इसको गलतियाँ होंगी, जैसे ये टू सूट शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स नहीं है, सूट्स है। तो मैंने जो आपको डिक्टेशन कराई है ना, इसको ठीक कर लेना, जो मैंने बोला उसके हिसाब से बना लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मठ is occupied by Y, and the month of the mutt is dies, इस डाइड कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, ये मैं लिखा देता हूँ, मिस्टेक बहुत होंगी, गलतियाँ। ये लिख ही लो। द प्रॉपर्टी of a mutt is occupied by Y, and the month of the mutt
died the son of the month X files a suit for possession and on the basis of ownership he claims the possession his contention is upon the death of the father he succeeded to the property and become the owner. Suit is dismissed on the ground that the property was not his father's property. He again files a suit, and this time he claims the possession on the ground as the manager of the mutt, ठीक है, decide. क्वेश्चन देखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ ए मठ इज ऑक्यूपाइड बाय वाई. ठीक है, इसको वास कर लो बेशक. द प्रॉपर्टी ऑफ मठ वाज ऑक्यूपाइड बाय वाई एंड द मंथ ऑफ द मठ डाइड. ठीक है, जो वाई था वो मर गया. द सन ऑफ द मंथ एक्स files a suit for possession and on the basis of ownership he claims the possession. His contention is upon the death of the father he succeeded to the property and become the owner. Suit is dismissed on the ground that the property was not his father's property. He again files a suit and this time he claims the possession on the ground as the manager of the mutt decide. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको देखना है, ये जो है सही इसमें रेजिडरी गाटा लगेगी या नहीं लगेगी. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हमने देखना है, एग्जामिन करना है. तो पहले हम एक्स जो फाइल किया सूट फॉर पोजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पहला उसके ओनरशिप पे किया है. तो यहाँ देखो, पहले एग्जामिन करो कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज, रिलीफ, टाइटल, मैटर इन इशू. ये अच्छी चीज़ें जो हमने एग्जामिन करनी है. ये है हमारा सूट वन.
सूट 1 की चीज़ें हैं सारी। फिर दूसरे में क्या है, he again a file suit and on the claim, and this time he claims the possession on the ground of the manager of the मठ। ठीक है, अब दूसरे टाइम क्यों डाल रहा है वो, एज ए मैनेजर डाल रहा है, मैनेजर ऑफ मठ डाल रहा है सूट 2 में। तो यहाँ भी सेम है, देखें कॉज ऑफ एक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। अब ये है सूट 2। ठीक है, पहले में कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, राइट टू पोजेशन, राइट टू पोजेशन था और वो वायलेशन होगी उसकी। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, मठ प्रॉपर्टी, मठ की जो प्रॉपर्टी है वो उसका सब्जेक्ट मैटर है। पार्टीज क्या है, अब इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्यूपाइड बाय किस पे है, वाई ने ऑक्यूपाइड की हुई है। ठीक है, और एंड द मंथ ऑफ द मथ मठ डाइड, तो ये किस पे, वाई पे करेगा, एक्स ने वाई पे कर दिया केस। रिलीफ क्या है, पोजेशन, क्या मांग रहा है, पोजेशन मांग रहा है ना। टाइटल क्या है यहाँ पे, ओनरशिप है, मैं ओनर बन गया, मालिक बन गया हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा फादर बन गया और मेरा फादर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, ये इसका ओनरशिप है। और मैट्रिक इशू क्या होगा इसमें, मैट्रिक इशू क्या होगा। ठीक है, वेदर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द फादर ऑफ एक्स। ठीक है, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, कि उसका फादर जो था, अब यहाँ पे मैटर इशू किया कि वो प्रॉपर्टी अगर उसके फादर की है, तभी उसको मिलेगी ना। वहाँ पे तो यही कह रहा है, क्वेश्चन समझ आया आपने, पहले क्वेश्चन को समझो कि एक प्रॉपर्टी थी, मठ है कोई प्रॉपर्टी, मठ प्रॉपर्टी है, मठ है जो कि वाई ने ऑक्यूपाई कर ली है, और जो महंत था उसका मठ का वो मर गया है, जो मेन जिसके पास पोजेशन वगैरह होगा मर गया, तो उसके मरने के बाद वाई ने पोजेशन कर ले लिया होगा, पोजेशन अपने पास रखा होगा। और जो उसका लड़का है द सन ऑफ महंत एक्स, जो एक्स है वो कह रहा है कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, कि ये तो द फाइल इज सूट फॉर पोजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि मैं इसका, मेरा फादर मालिक था और अब जो है इसका मैं मालिक बन गया हूँ। ठीक है, he claims the possession is contingent upon the death of the father, he is succeeded to the property and become the owner। वो क्या कह रहा है, उसके क्या मांग कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी थी वो उसके फादर की थी, अब वो मर गया तो वो उसकी प्रॉपर्टी में बीइंग उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रॉपर्टी मेरे को हो गई है, मेरी आ गई है। पहले केस में उसका ये थी, कंटेंशन थी। अब दूसरे में क्या है उसकी, वो सूट उसका डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी वाज नॉट हिज फादर्स प्रॉपर्टी, कि जो मर्द थी वो उसके फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, अगर प्राइवेट नहीं थी तो उसको नहीं मिलेगी। अब दूसरे में क्या कह रहा है, ही अगेंस्ट अ फाइल सूट एंड दिस टाइम ही क्लेम्स द पोजेशन ऑन द ग्राउंड एज द मैनेजर ऑफ द मठ, कि मैं तो इसका मैनेजर हूँ, मेरा फादर मैनेजर था मठ का, वो मर गया तो अब उसके फादर के बाद ये गद्दी जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कई गद्दी आज भी है ना, कई जो मठ प्रॉपर्टीज है होती है उनकी गद्दियाँ ही होती है कि जो पहले मैनेजर होगा, जो भी मठ का जो महंत होगा वो मर जाएगा तो उसका बेटा महंत बन जाएगा, फिर उसका अगला बेटा जो वो मरेगा तो उसका बेटा महंत बन जाएगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल रहा है। हो सकता है ये भी एक वो। ठीक है, तो अब ये वो तो हार गया केस, अब ये दूसरी बार फिर इसने केस कर दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब दूसरे टाइम वो कह रहा है कॉज ऑफ एक्शन, अब ये क्या कह रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है सूट 2 में,
मेरा राइट टू पोजेशन था प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो कि वायलेट हो गया है, जिसकी वायलेशन हो गई है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? मट प्रॉपर्टी सेम ही है। मट प्रॉपर्टी पार्टीज क्या है? सेम है। एक्स और वाई अगेन फाइल है ना, एक्स और वाई पे कर दिए। रिलीफ क्या मांग रहा है? पोजेशन मांग रहा है। टाइटल क्या है? वहां पे क्या करता है? मैं ओनर हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहा है? मैनेजर हूँ। और मैटर इशू क्या होगा? वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मट सेकंड वेदर ही इज ए मैनेजर, ठीक है, मैनेजर है या नहीं है, या फिर और हो सकता है। इसको और भी इसमें हम अभी मैटर इशू नहीं समझ रहे, पर मैटर इशू में ये भी हो सकता है कि वो कहे कि जो प्रॉपर्टी जो है बिलोंग्स टू द मैनेजर ऑफ द मट, ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर आई बिकम द मैनेजर, ठीक है। फादर मर गया तो उसके बाद मैं मैनेजर बन गया हूँ। जो भी उसके जो चलते हैं, जो उसमें जो उसके जो रूल्स हैं जो उस प्रॉपर्टी के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बनेगा या नहीं बनेगा, रेस जुडिकाटा लगेगी या नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? टाइटल चेंज हो गया ना यहाँ पे। पहले टाइटल था ओनरशिप, और अब टाइटल क्या बन गया? अब मैनेजर हो गया। ये जो है टाइटल जो है ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग अलग हो गया, टाइटल अलग हो गया दोनों में। तो अब टाइटल अलग हो गए, यहाँ पे सारी चीज़ एग्जामिन करेंगे। अब टाइटल अलग हो गया है तो क्या है कि यहाँ पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। रेस जुडिकाटा इन द प्रेजेंट केस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे टाइटल जो है इनके चेंज हो चुके हैं, और टाइटल चेंज हो गया तो नहीं लगेगी। और क्वेश्चन करते हैं। ए इज ए प्रिंसिपल and B is an agent. There is a stipulation that the agent will not commit a tort against the principal by acting as an agent be negligently acted
committed the tort, he files a suit against B, claiming damages for a breach of contract the suit was dismissed as the contract could not be proved. Later, A again files suit claiming damages on the ground of tort. आप यहाँ बताओ, क्वेश्चन समझो। ए इज ए प्रिंसिपल एंड बी इज एन एजेंट। ए जो है प्रिंसिपल और बी जो है वो एजेंट है, और उनके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था, स्टिपुलेशन थी, ठीक है, कॉन्टैक्ट था दैट द एजेंट विल नॉट कमिट अ टॉट, कि जो एजेंट है ना वो कोई टॉट नहीं कमिट करेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा कंपनी को, अगेंस्ट द प्रिंसिपल कोई नुकसान नहीं करेगा बाय एक्टिंग एज एन एजेंट, ठीक है। कोई भी नुकसान नहीं करेगा, अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एजेंट ही करेगा। अगर कोई नुकसान होता है तो किसी तरीके पे कोई नुकसान, सोच लो एक्सीडेंट कुछ भी नुकसान होता है तो वो क्या करेगा? बी जो है वो जो एजेंट होगा वो प्रूव करेगा। अब उसने नेग्लिजेंटली एक्टेड कमिटेड द टॉट, उसने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से नुकसान हो गया, ठीक है। ए ने सूट कर दिया है बी पे कि वो डैमेजेस दे, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। द सूट वाज डिसमिस्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रूव कर पाए। अब उसने दोबारा ए ने फिर सूट फाइल कर दिया क्लेमिंग डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ टॉट, कि मुझे डैमेजेस चाहिए टॉट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, होगा या नहीं होगा? रेजिडिटी कट क्यों? हाँ डिसमिस हो गया, तो डिसमिस हो गया तो क्या हो गया? नहीं नहीं, डिसाइड ही हो गया, डिसमिस तो सारे डिसाइड ही है, ऑन मेरिट डिसमिस हुआ है। क्यों? ठीक है, और अभी तो टाइटल पे बात कर रहे हैं, टाइटल सेम है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। टाइटल देखो, पहले में टाइटल क्या होगा? सूट वन में टाइटल क्या होगा? प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल मांग रहा है, प्रिंसिपल वाला उसका सूट हो क्या होगा? डिसमिस हो गया। क्यों? क्योंकि उसका टाइटल वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो प्रूव नहीं हुआ। अब दोबारा सूट कर रहा है, तो अब क्यों कर रहा है? सूट टू में क्या कर रहा है? एज ए इंडिविजुअल मांग रहा है वो, एज ए इंडिविजुअल है सूट टू में। अब यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल मांग रहा है, वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रूव हुआ, वो कह रहा है तुमने मेरा नुकसान किया इसलिए मुझे भरपाई करो। टॉर्ट तो कोई किसी पे वैसे भी इंडिविजुअल भी तो कर सकता है ना। पहले एज ए प्रिंसिपल मांग रहा था वो, पर एज ए प्रिंसिपल उसका सूट नहीं हुआ, कहता नहीं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं प्रूव हुआ, इस करके प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप ही नहीं आपका प्रूव हो रहा, वो सूट उसका डिसमिस हो गया। अब वो कह रहा है मेरा जो नुकसान हुआ टॉर्ट किया, अदरवाइज जो किया है, अब कोई अदरवाइज भी करे तब भी कोई सूट डाल सकता है किसी पे। अगर तुम पे वैसे भी इंडिविजुअली हो तब भी तो तुम किसी पे डाल सकते हो, तुम्हारा कोई किसी ने नुकसान कर दिया, वैसे ही कर दिया तुम्हारा नुकसान, ठीक है। एज ए मैंने तुम्हें एजेंट दिया हुआ है, तुम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो,
और मैंने तुम्हें कह दिया यहाँ पे अगर तुमने कोई कुर्सी वगैरह तोड़ी तो मैं तुम पे करूँगा। ठीक है, तुमने अगर कुर्सी वगैरह का कुछ तोड़ दिया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, ये हमने पहले ही लिखा लिया। हमने कॉन्टैक्ट कर लिया कि जब हमने एडमिशन आपने लिया कि इतने सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे, बदले में आप इतनी फीस देंगे। साथ में हमने ये भी लिख दिया कि टूट फूट होगी तो वो उसका भरपाई तुम करोगे। एक तुमने कर दिया कि सर अगर आप लेट पढ़ाओगे, हमें पूरा टाइम से नहीं पढ़ाओगे या कम पढ़ाओगे या डिक्टेशन ही दोगे तो तब तब भी आप हमें कंपनसेशन दोगे, ये एक हमारा एक है। ठीक है, अब तुमने कुर्सी तोड़ दी, मैंने तुम पे केस कर दिया, पर वो प्रूव ही नहीं हुआ, हम वो कॉन्टैक्ट ही नहीं प्रूव कर पाए कि हमारा वो कॉन्टैक्ट हुआ था ऐसा, नहीं प्रूव कर पाए। पर एज ए इंडिविजुअली तो मैं केस डाल सकता हूँ कि मेरी कुर्सी तुमने तोड़ दी है, मेरा नुकसान किया है। कोर्ट में वैसे भी तो डाल सकता हूँ ना कि तुमने मेरी कुर्सी तोड़ दी है, चाहे तुम मेरे स्टूडेंट नहीं थे पर तुमने मेरी कुर्सी तोड़ी तो उसका नुकसान भरपाई करो तुम। तो यहाँ पे कैपेसिटीज अलग अलग हैं। प्रिंसिपल का तो उसका हो गया, डिसमिस हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अपना रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर पाया, वो कॉन्टैक्ट नहीं प्रूव कर पाया। पर एज ए इंडिविजुअल भी उसने अब दूसरा सूट जो किया एज ए इंडिविजुअल किया है। लेटर अगेन फाइल सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ टॉर्ट, सिर्फ टॉर्ट की ग्राउंड पे मांग रहा है। अब यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, पहला प्रिंसिपल था, अब यहाँ पे इंडिविजुअल उसका टाइटल आ गया। ठीक है, बहुत टफ वाले क्वेश्चन हैं, बहुत रेयर आते हैं, टफ आते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने एक बार ऐसे किए होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? अभी टाइटल करा रहा हूँ, अभी टाइटल चल रहा है हमारा। हमने दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं। अभी जितने तो मैं क्वेश्चन करा हूँ टाइटल पे करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक पार्टीज पे होगा। ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हें मैं इस पे करा रहा हूँ, टाइटल पे करा रहा हूँ। ठीक है, फिर पार्टीज भी आ जाएगा, पार्टी सेम है कि नहीं सेम। अभी तो सिर्फ हम टाइटल पे कर रहे हैं अभी, बाकी चीज़ें तो नहीं है। वो तो है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू, वो तो है। अब देखा जाए तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू सेम है दोनों में, सब में सेम है। जितने मैंने एग्जांपल दी उसमें मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल सेम था, सेम था ऑलमोस्ट, सब में सेम था। पर टाइटल अलग हो गया था ना, इसलिए यहाँ पे भी टाइटल अलग हो गया। तो वो चीज़ें देखनी, कोई भी एक चीज़ भी अलग होगी ना तो वो रेजिड्यू कटा नहीं लगेगी, कोई भी एक चीज़ अलग होगी तो। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है। अभी हम टाइटल पे कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टीज पे होगा। अगर कहो तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ टाइटल पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और टाइटल पे कर लो। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो पेपरों में आएंगे, यही रिपीटेड आए, इन्हीं में रिपीटेड होंगे। वो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, राम श्याम कर देंगे, बाकी सेम ही रहना। ठीक है, ए ग्रांट्स a lease for a land to be for a period of 3 months, and upon the completion of the term of the lease a files a suit for eviction. This suit is dismissed on the ground that the lease agreement was not proved later. A again files a suit on the ground
that B was a trespasser and A himself was the owner। हाँ, ये देखो, डिसाइड करो। ए ग्रांट से लीज फॉर ए लैंड टू बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए उसने लीज दे दी, लीज पे दे दी लैंड, कोई पीस ऑफ लैंड है जो बी को लीज पे दे दिया है। एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द लीज ए फाइल से सूट फॉर एविक्शन। वो जब टाइम खत्म हो गया, वो कहता बाहर निकल, एविक्शन के लिए सूट डाल दिया, निकल नहीं रहा। द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट द लीज एग्रीमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड। वो कहता लीज अप्रूव ही नहीं हुई। अब लेटर ए अगेन फाइल से सूट ऑन द ग्राउंड दैट बी वाज ए ट्रेसपासर एंड ए हिमसेल्फ वाज द ओनर। अब उसने दोबारा सूट डाल दिया। ये क्यों, क्या कह रहा है कि ये जो है ये ट्रेसपासर है, ठीक है, और ये जो है इसको निकल नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेस जुडिकाट लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? सूट 1 में वो जो उसने, उसका टाइटल क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? एज ए लेसी होगा, ठीक है, एज ए लेसी, टाइटल लेसी है। और सूट 2 में क्या टाइटल है? ओनर। दूसरे में ओनर है ना, पहले में लेसी है, दूसरे में ओनर है। पहले मैं कह रहा कि मैंने लीज पे दिया था और ये खत्म हो गया, निकल नहीं रहा है, पर वो लीज ही नहीं प्रूव कर पाया 3 महीने की। अब वो कह रहा है ये ट्रेसपासर है, ये जबरदस्ती मेरे मकान में घुस गया है, ट्रेसपासर है, बस ये मकान में घुसा हुआ है, कुछ भी रीज़न है, और मैं ओनर हूँ, बीइंग ओनर मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दीजिए। तो दोनों में पार्टी तो सेम है, पर ओनरशिप चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। रेस जुडिकाटा will not apply in the present case or proposition being titles are different। ठीक है, टाइटल जो है इसमें अलग अलग हैं, इसलिए इसमें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पार्टीज। वो फिर हम कल कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, तो इकट्ठा सारा कुछ पहुँच पहुँच हो जाएगा। इसको पढ़ के समझो भी अच्छी तरह, सिर्फ टाइटल को समझो। टाइटल पे मैंने करा दिया आपको, क्वेश्चंस करा दिए सारे, दोबारा जाके पढ़ो, दोबारा समझो, ठीक है, क्लियर है।